बंदा गलत ही कर रहा है, स्टिल यू आर डिफेंडिंग हिम। 25 साल का लड़का काइनेटिक लेके जा रहा था, उसको खुद की वैगोनार से टक्कर मारी, वो लड़का वैगोनार के अंदर फंस गया, 1 किलोमीटर तक गाड़ी खींची थी उसको। कितना? 1 किलोमीटर। रास्ते में उसने 5 जन को और को टक्कर मारी। बीइंग अ डिफेंस लॉयर, मैं खुद कंप्लेनेंट का लॉयर बना। Ajmal Kasab killed more than 160 people in his attacks of 26/11 and still we are providing him a defense lawyer. गवर्नमेंट ने उसका केस डिफेंड करने के लिए सामने से लॉयर किया था, क्योंकि People are getting killed by those drunk drivers. हमको वैसे डर के ही रहना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो इसके लिए तो बना है। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो आपको बेल इजीली मिल जाएगी। रिसेंटली जो हुआ था गुजरात में, पॉलिटिकल पर्संस होते हैं और 9 लोगों की मौत हो जाती है। उस केस में अक्यूज को हाईकोर्ट तक बेल नहीं मिली। What's the funniest argument ever received in the court? लॉयर बोल रहा है कि मेरे क्लाइंट ने सिर्फ छुरी मारी है सर, और कुछ किया ही नहीं है। 2016, India registered the highest number of rape cases, 38,947. Do you think that वो सब cases authentic थे? अगर जेन्युइन रेप केस है तो 101% जो विक्टिम होगी उसके बॉडी। Hello and welcome to Beyond the Noise. I'm your host Dhruvesh and today we are talking on different topics. Do you know why 2016 was the year where highest number of rape cases were registered? Why hit and run cases are increasing in our country? Why there are politics, the powerful person are getting influence and they are getting bail on a very easy note. So on to that, today we are welcoming Mr. Nitin Gandhi, a crime lawyer who is very famous in Gujarat. So without wasting much of your time, let's get started and let's hear that how law works and how are different types of crimes being done in our country. So without wasting much of your time, let's get started. Hello and welcome to Beyond the Noise. How have you been, sir? फाइन, वेरी फाइन। And how do you see Beyond the Noise currently podcasting you? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है Okay. जिससे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं और जिनको कोई भी कंटेंट अपना वो पब्लिक तक लार्ज में पहुंचाना है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप एक क्राइम लॉयर हो, so I'll pitch my first question is that have you ever defended someone who is guilty, and if you have defended him, what was the navigation behind that? ये एक मेरा क्या दिल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि किसी को वकीलात के पहले साल में कोई मर्डर केस नहीं देगा। मेरे को चांस मिला था कि मैं फर्स्ट ईयर में मेरे वकीलात के एक मर्डर केस डिफेंड कर रहा था, जिसमें अक्यूज जो था वो क्रिमिनल था, उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया था, वैसा केस था, वो मैंने डिफेंड किया था। दैट वाज ऑन केस कि जिसमें मैंने एक सही में गिल्टी बंदा था जो, उसको मैंने डिफेंड किया था। Okay. So उसमें आपको कौन से चेंजेस और कौन सा वैसा बूस्टअप सिस्टम आपने देखा जिससे करंटली यू आर इन दिस पोजीशन? वो केस में मैंने एक चीज़ सीखी कि वो मर्डर केस में क्या था कि अक्यूज जो था उसने उसकी वाइफ का मर्डर करने के बाद उसको रिग्रेट हुआ कि यार मुझसे मर्डर हो गया, तो वो खुद पुलिस में गया, खुद जगह कन्फेशन दिया कि मैंने रात को मेरे वाइफ का मर्डर कर दिया। तो वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि उसको कैसे बाहर निकालूं ऐसे केस में से। When you go with the police station और आप बोल देते हो that मैंने मर्डर कर दिया है, उसमें फिर आउटकम क्या होता है? What is the execution step after यस that? यस, नॉर्मली क्या होता है कि अ कन्फेशन Alright. बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसेबल, यानी आप पुलिस के सामने कुछ भी कबूल करोगे तो वो एविडेंस में एडमिसेबल नहीं रहेगा। तो वो पॉइंट को मैंने पूरी ट्रायल में कोर्ट को कन्विंस किया। उस पॉइंट पे मैंने एविडेंस लेके आया, मैं विटनेसेस लेके आया, डॉक्यूमेंट्स बताया और साथ ही साथ प्रोविजंस ऑफ लॉ कोर्ट में मैंने डेवलप किए वो केस में। ओके, एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन दैट कि आपको लगा कि इसके बाद तो भाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो भी यू फॉट फॉर दैट एंड यू एग्जीक्यूटेड समथिंग? चैलेंजिंग पार्ट ऐसा था ना कि ये केस में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि अक्यूज जो था ना वो ड्रंकर्ड पोजीशन में था जब मर्डर किया। ओके, तो उसने उसके वाइफ के सर पे हथौड़ा मारा और हथौड़ा मारने के बाद वो पिया हुआ वाइफ के ब्लड पे सो गया था। दैट वाज अ वेरी बैड पॉइंट कि जब मुझे पूरा इमोशनल अटैच होगा मैं कि यार नहीं यार इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए एक टाइम, बट क्या करूं कि मैं एक लॉयर हूं, मैं एक क्रिमिनल को डिफेंड करना चाहता हूं, तो मेरे को एक चांस मिला था तो मैंने वो मिस नहीं किया और मैंने उसको डिफेंड किया। समटाइम्स डिफेंडिंग समवन हु इज गिल्टी, तो उसमें हाउ डू यू कंट्रोल योर माइंडसेट कि यू नो कि भाई ये बंदा गलत ही कर रहा है, स्टिल यू आर डिफेंडिंग हिम? सो हाउ इज lawyers, specifically crime lawyers, are having that mental stability कि उनको वो सब केसेस लड़ने में they are effective? अगर आप डिसाइड करके बैठे हो कि आपको एक क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करनी है तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। आइदर अक्यूज साइड जाओ या तो कंप्लेनेंट साइड जाओ। आपको कोई एक ही साइड जो आप लड़ रहे हो जिनका केस, उसके तरफ में आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। तो पहले से ही मेरा माइंडसेट ऐसा था
क्यों? क्योंकि मैं कोर्ट में जब ट्रेनिंग में था इनिशियल डेज पे, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो थे वो कोर्ट में आते थे, वो बस में से उतरते थे, हथकड़ी बांध के आते थे, और बड़े बड़े जो सीनियर लॉयर्स के उनके पाँव छूते थे। तो आई वुड फोकस कि नहीं यार, क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं बहुत ही नाम होता है, सब फैन होते हैं उनके, तो मेरे को फोकस था कि नहीं, बनना है तो एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर, और डिफेंस साइड का बने तो क्या है, क्रिमिनल्स जो बड़े बड़े वो अपने को फॉलो करे, वो अपने को मान सम्मान दे। सो वैसा कोई मान सम्मान मिला है अभी? मिला तो पता नहीं, पर एक चीज़ तो है कि मैंने एक अक्यूज को बेल दिलवाए थे, बहुत ही डायरेक्ट एविडेंस का केस था, ही गॉट बेल। तो मुझे इतना पता चला कि उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स, पूरे उसके कास्ट के सारे लोग मुझे ऑफिस पर आए थे, मिठाई लेके आए थे, और मुझे बाकायदा हार पहनाया था। वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। Okay, that's great. And then, मैंने एक रिसर्च किया था before having a podcast about Kasab, right? So, Ajmal Kasab was the one who killed more than 160 people in his attacks of 26/11, right? And what I found was that how is Indian Constitution framed in that way? Ki we know that that guy is being killing everyone without any sort of innocence, and still we are providing him a defense lawyer, right? We know that उसने गलत काम किया है, ही किल्ड मोर देन 160 पीपल ऑफ आवर कंट्री, स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन कि वो कसाब के लिए एक डिफेंडिंग लॉयर लेके आती है। तो उसके पीछे व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज, और व्हाट यू फील बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर? बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, पहले तो लॉ जो है इंडियन लॉस, उसमें एक जो टैगलाइन होती है वो हर एक डिफेंस लॉयर जानता है, क्या? accused is presumed to be innocent until his guilt is proved beyond reasonable doubt। तो जब तक प्रोसिक्यूशन वो बंदे के अगेंस्ट का जो चार्जेस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करता, तब तक तो वो जो अक्यूज है उसको गिल्टी माना नहीं जाता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ कि उसको अपना राइट है, उसको अपना राइट है एडवोकेट चूज करने का, उसको अपना राइट है केस रखने का, उसके बाद ही तो तुम उसको गिल्टी साबित कर सकते हो। उतना राइट उसके पास है, दो वी नोटिस दैट ही इज ब्रूटली किलिंग पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद वैसा कोई रूल नहीं है, और वी कैन नॉट डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ रूल्स कि वो पब्लिक के सामने ही गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दे दैट यू आर हैविंग राइट टू डू एनीथिंग विद दैट गाय बिकॉज ही डेमोलिश्ड मेनी थिंग्स इन आवर कंट्री एंड ही ब्रूटली किल्ड आवर पीपल। इंडियन लॉस में कोई भी जगह पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जो कहता हो कि अगर तुमने मर्डर किया है तो आपको डायरेक्ट कन्विक्शन हो जाए। इंडियन लॉस में एक पॉइंट तो है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप प्लीड गिल्टी कर रहे हो तो आपको कोर्ट डायरेक्टली कन्विक्शन पास कर सकती है। ये केस में ऐसा नहीं था। कसाब वाला जो केस था उसमें गवर्नमेंट ने उसको उसका केस डिफेंड करने के लिए सामने से लॉयर क्यों दिया था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया कि एवरी एक्यूज हु इज इन इंडिया, हु इज अ सिटीजन नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज टू बी गिवन अ चांस। जैसे कि फॉरेन कोई अक्यूज है, उसने इंडिया में आके मर्डर किया है तो उसको भी गवर्नमेंट लॉयर देने का चांस देती है। इसलिए ही कसाब के केस में उसको एक डिफेंड करने के लिए लॉयर दिया गया था। ओके, सो डू यू थिंक देयर आर सम लूप होल्स व्हिच मीडिया डिडंट कवर? वैसा कोई चीज़ था जो अजमल कसाब का आपको पता था बिकॉज यू रिसर्च्ड अबाउट हिम, आपने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है अबाउट अजमल कसाब। सो व्हाट वर दैट लूप होल्स व्हिच यू नोटिस्ड कि उसने ये सब किया था बट दैट वाजंट पब्लिश्ड करंटली? ये केस में एक लूप होल ऐसा था कि कौन सी मॉडस ऑपरेंडी से, कौन सी जगह से ये लोग आए थे, वो एक पॉइंट किसी ने डिस्कस नहीं किया कोई भी जगह पर। पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी हैच हुआ था, बाय सी दे केम टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, और एक बड़ी बनी बनाई एक कॉन्स्पिरेसी जिसको पार करने के लिए उन्होंने 6 प्लेसेस टारगेट कर लिए थे बॉम्बे में कि ये 6 जगह पर हमको टारगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस को और पब्लिक को इसमें किल करना है। ये उनका एक लूपहोल्स था जो किसी को नहीं पता है कि ये बाय सी ये आए थे इंडिया में पाकिस्तान से और उन्होंने एक क्राइम कमिट किया था। वैसा कोई आपको लगता है दैट देयर वाज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर दोज गाइज which led to the attacks of 26/11? ये केस में कोई भी जगह पर जो क्रिमिनल ट्रायल खत्म हुआ, जो ट्रायल में एविडेंस है, उसमें कोई भी जगह पर अक्यूज जो है उनको किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से या तो लोकल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पुलिस है तो किसी का सपोर्ट है, ऐसा कोई भी जगह पे फाउंड नहीं हुआ था। वो जजमेंट में कोर्ट के लिखा हुआ है। आफ्टर वी फाउंड दैट ऑल टेररिस्ट, जिसमें से सब तो मर गए थे, वी शॉट देम डाउन, बट ओनली अजमल कसाब वाज फाउंड, राइट? सो वैसा कुछ रिवील किया था उसने जिससे हमको लगा कि दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस, कि हमको ये पता चला जिससे हम फ्यूचर अटैक्स को जो प्लान हो रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं। ये केस से एक चीज तो गवर्नमेंट को पता चली कि जो वो एंटर हुए थे इंडिया में, तो अब सिक्योरिटी के बेस पर, मराइन बेस पर और
जो ट्रांसपोर्टेशन बेस पर सिक्योरिटी बढ़ा देने की, और आईबी जो होता है उनका काम ही ये होता है कि जो टेररिस्ट इंडिया के अंदर घुस रहे और रह के जासूसी कर रहे उनको कैसे स्टॉप करना। फिर आईबी जो था वो इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ओके, आईबी स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो व्हाट Yes. इज दैट आईबी? इंटेलिजेंस जो ब्रांच होती है हाँ, उनका काम ही ये होता है कि वो जो अंडर कवर एक्टिविटीज हो रही है देश के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में, उनको कवर करे। और साथ ही साथ इसके अंदर उन्होंने स्पेशली ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो सिर्फ यही काम करते हैं। उनका पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है सिर्फ आईबी का। ओके। सो आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट कसाब और वो जो एक बफलिंग वर्ड आ गया था मार्केट में, तो उसमें इन द कम्युनिटी ऑफ लॉयर वैसी कोई चीज़ आई थी जिससे आपको लगा कि आगे से अगर कोई भी टेररिस्ट ऐसा कुछ अटेम्प्ट करेगा तो उसको एक चीज़ से तो गुजरना पड़ेगा, वैसा कोई पॉइंट Yes. था उसमें? एक चीज तो पता चल गई हाँ। कि अगर कोई भी क्राइम टेररिस्ट एक्टिविटीज में हो रहा है और वो इंडिया को वो अटैक कर रहा है, तो उस केस में स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट उसको दी जाएगी, और उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस मिला तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी अगर उसने किसी का मर्डर किया है। सो उसमें शूट एंड साइट का ऑर्डर था, राइट? व्हेन वी फाउंड दैट ही इज किलिंग द पीपल ब्रूटली। सो उसमें हमारे पास एट दैट मोमेंट देयर वाज अ पुलिसमैन हु गेव हिज लाइफ व्हाइल कैचिंग कसाब, राइट? वैसे जब शूट एंड साइट में वी आर गेटिंग दैट चार्जेस कि वी कैन शूट दैट गाय, तो उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन बीच में कैसे आता है? कोई भी अक्यूज है हाँ, वो सामने से सरेंडर हो रहा है। Okay. कसाब के केस में आपने देखा होगा कि वो सरेंडर हुआ था। हाँ, उसने वेपन हाथ छोड़ दिए थे, हाथ ऊपर कर दिए थे। उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो है ही कि अगर कोई आदमी सामने से कन्फेस करके सरेंडर हो रहा है तो उसके सामने लीनियन व्यू लेना चाहिए। सो वैसा सेम सिनेरियो भी हिट एंड रन में कभी कभी आता है, राइट? सो इफ वी गो विथ हिट एंड रन केसेस, राइट, दे आर जस्ट गोइंग इन अ वेरी ट्रेजिक थिंग्स. People are drinking and people are hitting people who are on a very good way और जो innocent है, तो उसमें भी वो लोग फिर भाग जाते हैं. then after some moment they accept. so उसमें how is the things coming on from the law side? हिट एंड रन केसेस को दो तरीके से देख सकते हो। एक तो कि पहला जो जेन्यून एक्सीडेंट होते हैं, सेकंड वो कि जिसको पता है कि मैं गति में जा रहा हूँ और एक्सीडेंट शायद हो सकता है। ये दो टाइप के केसेस होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो जेन्यूनली कोई बंदा अपनी गाड़ी लेके जा रहा है बट सडनली कोई बीच में आ जाता है तो एक्सीडेंट हो गया। बट दूसरा ऐसा है कि कोई ड्रिंकिंग पोजीशन में कोई लाउड म्यूजिक चला रहा है, फास्ट जा रहा है स्पीड अप गाड़ी में और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको पता है कि वो ड्रिंक करने और साथ में वो लाउड म्यूजिक चला के भगा रहा है गाड़ी तो किसी को लग जाएगा, वो उसको पता है, तो वो केस को कोर्ट अलग तरीके से देखती है। तो उसमें फिर आउटकम क्या आता है? गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, राइट? यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्टिल यू आर गोइंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट एंड यू आर हिटिंग टू पीपल. आपको पता नहीं है दैट ऑन द स्पॉट पीपल आर अलाइव और डेड, बट आपने उनको उड़ा के देन यू फ्लू अवे. सो हाउ डज द लॉ कम इन बिटवीन देम? अगर उनको कुछ हो जाता है, सो डू दे गेट द जेल और दे कैन, उनको बेल इजीली मिल जाती है? अगर कोई भी बंदा है ड्रंकन पोजीशन में और उसने इंटेंशनली पता है उसको कि वो ड्राइव करके फास्ट जा रहा है, उस केस में अगर उससे दो बंदों की डेथ हो जाती है, उसको तो पता ही था कि वो इतने फास्ट जा रहा है, और आपको पता होगा कि लोकल सिटीज़ में 80 से ज़्यादा कार को रिसर्व करना, कार को स्पीड में रखना, ऐसा कोई भी जगह पर लॉस नहीं। अगर वो बंदा 100 की 150 की स्पीड में जा रहा है तो उस केस में अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो डायरेक्टली उसके सामने 304 आईपीसी जो था उसके प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं और उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस लगेगा, बेलेबल नहीं लगेगा। जेन्यून जो एक्सीडेंट केस होते हैं उसमें ही बेलेबल ऑफेंस का प्रोविजन है। अगर डेथ नहीं होती है देन व्हाट्स द स्कोप आफ्टर दैट? एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ नहीं हुई तो उस केस में उसके सामने जो चार्जेस लगेंगे वो लाइट लगेंगे, उस केस में जो ऑफेंस जो होगा वो बेलेबल लगेगा। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड ऑनेस्टली नितिन सर इज दैट अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है, इफ यू आर हैविंग पावर, इफ यू आर हैविंग मनी, इफ यू आर हैविंग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दो आपने इंटेंशनली, इफ यू आर नॉट ड्रंक बट यू हिट अराउंड 2 to 3 पीपल और उनकी डेथ हो गई है, तो 2-3 दिन तक यू आर गेटिंग योर नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. You are on that hyped list कि इसने ये सब कर दिया, he killed 2 or 3 people, but after some moment it gets demolished, right? So what's the reason behind that? कि अगर आपके पास political power है तो आपको ये bail easily मिल जाएगी, और law इसमें वैसा कुछ बीच में लाता है कि when you are having that big connects तो आपको ये सब नहीं लगता है यार, आप पर्दे के पीछे ये सब चीज़ें चलती है. मैंने आपको ऐसे कहा कि अगर जेन्यून एक्सीडेंट केस है उसमें तो लिबरल व्यू रहेगा, बट अगर कोई इंटरनेशनल केस है, रिसेंटली जो हुआ था गुजरात में, उसमें आपने देखा था इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, पॉलिटिकल पर्सन्स होते और 9 लोगों की मौत हो जाती है। उस केस में आपने देखा होगा कि
अक्यूज को हाई कोर्ट तक बेल नहीं मिले, तो उस केस में अक्यूज को पता ही था कि वो स्पीड अप कार में और सामने इतने सारे लोग हैं, उसकी ब्रेक नहीं लगी है और सामने जो बंदे थे सारे के सारे मर गए। तो उस केस में कोर्ट ने जरा भी लीनियन व्यू नहीं लिया और उस अक्यूज के बेल हाई कोर्ट तक रिजेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो वो रिजेक्ट हो गई है बट स्टिल दे आर अपीलिंग फॉर अ बेल। सो उसमें फ्यूचर क्या रहेगा, दैट वो कितने साल तक ही विल स्पेंड हिज लाइफ इनसाइड द जेल, या उसको बेल कब तक मिलेगी उसमें? मैंने क्या वो बोला है? कि हाँ, अक्यूज जो होते हैं उनको चांस होता है ओके, कि आफ्टर रीजनेबल पीरियड वो बेल फाइल कर सकते हैं। वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो उसको प्रोविजन कोड में दिया है। बट ये केस में ऐसा है कि अगर अक्यूज के पास कोई भी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो वो उसका फ्रेश ग्राउंड नहीं होगा बेल के लिए। और जब 2 से ज़्यादा 9 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो उस केस में कोर्ट फिर वो स्ट्रिक्ट व्यू ही लेगी। कैन यू शेयर सम इंसिडेंट जिसमें आपको पर्सनली पता है दैट ये इंसिडेंट हुआ है एंड आफ्टर दैट ये लॉ के हिसाब से ही एग्जीक्यूट हुआ था? सो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? एक लाइव आपको केस बोलूं, अहमदाबाद श्यामल चारस्ता का एक केस था जिसमें बहुत साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं खुद कंप्लेनेंट का लॉयर बना, बीइंग अ डिफेंस लॉयर। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये केस में जो अक्यूज है उसने जानबूझ के गाड़ी फास्ट ड्राइव की थी, नेग्लिजेंट था और उसने एक यंग बॉय था 25 साल का लड़का काइनेटिक लेके जा रहा था, उसको खुद की वैगोनार से टक्कर मारी। वो लड़का वैगोनार के अंदर फंस गया, 1 किलोमीटर तक गाड़ी खींची थी उसको, कितना? 1 किलोमीटर तक, और साथ ही साथ रास्ते में उसने 5 जन को और को टक्कर मारी। ये केस में होपफुली पूरा ट्रायल अच्छा चला और रिसेंटली गुजरात की कोर्ट ने वो उसको 2 साल की सजा दी है और साथ में 2 लाख रुपीज का फाइन किया। दैट वाज अ बेस्ट एग्जांपल के जेन्युइन एक्सीडेंट केस में कोर्ट ने सजा की है। तो उसमें जब ही ड्रैग दैट पर्सन, तो उसमें डिड वी गॉट एनी कैजुअलिटीज और या वो बच गया था? वो लड़का जो था काइनेटिक वाला वो ऑन द स्पॉट मर गया था, उसमें कोई जान नहीं रही थी। तब भी वो घसीट रहा था उसको? यस, क्योंकि अक्यूज को ऐसा था कि मैं भाग जाऊं जगह से। उसका एक ही प्लानिंग था, मेरे से एक्सीडेंट हो मैं भागूं, पर भागने में उसको पता नहीं है कि वो लड़का अंदर रह गया है। वो चिल्ला रहा है और सामने रोड पे जो लोग गुजरे थे उनको भी 5 जनों को डैश किया था उसने। What do you advise, right? कि in the trend of 2025, right, the way people are having the passion for automobile, the way people are spending their money for supercars, right, in the way they are raving their cars after 12:30. So आप advice क्या करोगे? Because इतने सारे incidents tier 1, tier 2 city में हो रहे हैं, right, and people are getting killed by those drunk drivers. सो डू यू सजेस्ट कि अभी हमको 12 बजे के बाद 2 व्हीलर पे निकलने का ही नहीं, हमको वैसे डर के ही रहना पड़ेगा, या वैसा कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटीग्रेट करना चाहिए इन आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट पीपल हु आर ड्राइविंग रेकलेसली इन आर सिटी बियॉन्ड दैट स्पीड, तो उनको वैसी कोई सजा हो सकती है? आफ्टर बड़े बड़े जो केसेस हुए एक्सीडेंट के तो लॉ चेंज। काफ़ी सारे रोड्स पे आपने देखा होगा 80 से ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं होती, और मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो इसके लिए तो बना है। अगर आप रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हो तो आप अक्यूज बन जाओगे, समझ लो। तो ये जो प्रोविजंस है वो ऑलरेडी है, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के ओनर हो, स्पोर्ट्स कार के ओनर हो, तो भाई ये जो स्पोर्ट्स कार बाइक्स है वो फॉरेन के रोड्स के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगी, बाकी लोकल्स रोड्स के लिए आपको ये नहीं अनुकूल रहेगी। और आपको बहुत ही सावचेत से, बहुत ही डिसेंसी से ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो निकल रहे हो अकेले स्पोर्ट्स कार में, बट सामने कोई वॉक भी कर रहा है, कोई 2 व्हीलर पे जा रहा है, उसकी क्या हालत होगी जब वो डैश होगा कार के साथ। सो उसमें क्या होगा, आउटकम क्या आएगा एट द एंड? कि ये तो बढ़ता ही रहेगा। एंड स्टिल इफ वी गो विद द ग्राफ, राइट, अहमदाबाद में ही 2024-2025 में जिस हिसाब से हिट एंड रन बढ़ रहा है, सो उसमें आई डोंट थिंक दैट वी आर गेटिंग अ स्पेसिफिक आउटकम जिससे जो द वन हु आर ड्राइविंग उनको एक फियर रहता है दैट दो आई एम ड्रंक, मैं अभी नहीं चलूंगा, अगर मैं चला के किसी को इफ आई हिट देम तो मेरे पे ये सब लग सकता है। सो वो डर कब आएगा? मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े केसेस अहमदाबाद में हुए उससे इतना तो पता चला कि न्यायतंत्र स्ट्रिक्ट है, इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट तक अक्यूजेस को बेल नहीं मिले। दूसरी बाजू मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो लोग अनएजुकेटेड है, जो लोग खुद के पाँव पे खड़े नहीं रहे, माँ बाप ने उनको व्हीकल्स दे दी है चलाने के लिए, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रोड तो उनको खुद का ही है। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजंस है, और अहमदाबाद पुलिस जो है वो उसके लिए अच्छे से वर्कआउट कर रही है। जो आपने दिख रहे हैं हाँ, कि रिसेंटली, आप मानोगे नहीं, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रैफिक रूल्स ओबे करने का प्रोविजन आ चुका है, और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री पे ही चेक हो रहा है अहमदाबाद में कि अगर तुमने ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट नहीं पहना, बेल्ट नहीं पहना, तो आपका चालान वहीं फटेगा।
तो ये जो स्ट्रिक्टनेस है वो अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत ही बढ़िया है. Okay, that's great. When you listen to the podcast against the rape cases, I also feel कि वो सबके लिए एक nightmare होता है. That when you hear that brutal things which are been happening with the girls living in village, tier 2 city or in the capital of India, right? So we can feel that. But if we go with the statistics from the year of 2005 to the year of 2022, 2016 was the year when India registered the highest number of rape cases, which were around 38,947 specifically. So if we go with that all things and recent trends, do you think that those cases which are near to 40,000, वो सब cases authentic थे? कि जितने भी केसेस फाइल अप किए थे वो सब के सब सच थे? सी आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट रेप में सब कुछ सच नहीं होता. व्हाट एम आई टेलिंग यू इज दैट कि जितनी एप्लीकेशंस आपके साथ आती है विच इज गोइंग इन द कोर्ट, क्या वो सब सही होती है? बिकॉज गर्ल्स आर ऑल्सो कैट फिशिंग समटाइम्स. Yes, agree. Yeah. What I'm saying, okay, there are two type of cases. हाँ. One is a genuine rape case, and one is a got up case. When there are genuine case, उस केस में ऐसा होगा लड़की जो है वो सही में किसी ने बुली किया है उसको, किसी ने उसको ब्लैकमेल किया, उसका रेप किया है. दूसरे केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें ये है कि अगर कोई भी बंदा कोई लेडी के साथ लव अफेयर है और उसने दोनों के कांटेक्ट हो गए, थोड़े टाइम के बाद कोई भी पॉइंट पे फाइनेंशियल पॉइंट हो गया, या तो गिफ्ट नहीं दी, ये हो गया वो हो गया, किसी को अफेयर हो गया, अगर उन दोनों के बीच का रिलेशन टूट गया तो अगर वो केस कर रही है कि नहीं अब मुझे लव नहीं है, उसने जो मेरे साथ किया वो सारा रेप था, तो ये जो केसेस की संख्या बढ़ गई है. सामने देखने जाए तो जो ब्रूटल केसेस होते हैं जो माइनर्स पे रेप को हो रहे हैं, उसमें आपको पता होगा निर्भया वाले केस के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाला जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जो आया, उसके स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट के लॉज आ गए. वो जो केसेस होते हैं पॉक्सो के, दैट आर डील्ड बाय द कोर्ट वेरी स्ट्रिक्टली, इन विच आप देखने जाए कि प्रोविजन ऐसा है क्रिमिनल ट्रायल्स का कि अक्यूज प्रिज्यूम होता है गिल्टी के लिए, बट इन पॉक्सो एक्ट the accused who is an accused of rape case is presumed guilty from the starting. So this point is considered by the Indian government in POXO Act after Nirbhaya, where the accused who were really guilty of the offense were punished and were punished till that, looking to their case, looking to the seriousness of the crimes. ऐसे ही जो इंडिया में अब जो केसेस हो रहे हैं उसमें लव अफेयर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर कपल्स के अफेयर हो गए, होटल्स में जा रहे, विद कंसेंट जा रहे, पार्क में घूम रहे, गिफ्ट दे रहे, फॉरेन ट्रिप कर रहे, उसके बाद अगर आप रेप केसेस फाइल कर रहे हो तो वो कौन सा रेप हुआ? वो तो आपके साथ जो मिली गई, जो आपके संतोष था, आपको फिजिकल जो संतोष दिया था एक दूसरे के साथ, वो था ना. आप दोनों कंसेंट से अगर अब्रॉड जा रहे हो, घूम के आ रहे हो, हफ्ता हफ्ता रह के आ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि रात को हमारे साथ रेप हुआ, तो वो दैट इज नॉट अ रेप केस, दैट आर कंसेक्चुअल रिलेशनशिप, जिसको कोर्ट ने डेप्रिकेट किया है. What are the main two difference? जो बोला that the most brutal case of Nirbhaya, right? जो हम सब ने देखा है, जिससे everyone felt कि that was one of the worst thing which happened in India, and the cases which you are telling. So वो दोनों में how is the law differentiating between them? जो आपने act बोला, so how does that come into the play? वो differentiation कब होता है that this is the rape case जो हमने देखा है and people are killing those girls, which is very brutal. There are some cases where girls or their family members are charging the cases on the boy. After researching on a case which was on false allegation of rape, जिसमें वैसा ही था that mother charged or filed up the rape case on her husband, जिसमें उसने बोला था that he used to rape his daughters, which was fully negative, जो 2 साल के बाद आउटकम आ गया. तो उसमें how does that work out कि जिसने कुछ किया भी नहीं है तो भी उसको सजा मिल रही है? ये केस में देखने जाए कि कोई भी रेप केस होता है, उसमें फंडामेंटल क्या होता है कि अगर ये जेन्युइन रेप केस है तो 101% जो विक्टिम होगी उसके बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी मिलेगी, नेल्स मार्क मिलेंगे, स्ट्रगलिंग मार्क मिलेंगे. तो इसलिए ही इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं. और जेन्युइन रेप केस में आप देखने जाए कि निर्भया केस जो था, वो केस में विक्टिम के ऊपर इंजरी मिली थी, तो दैट वाज डायरेक्ट एविडेंस अपॉन द एक्यूज. और ये जो केस की आप बात कर रहे हो, वो केस में देखने जाए कि कोई भी जगह पर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और कोई भी जगह पर
इंजरीज कोई भी बच्चों पे नहीं मिली गई थी। तो ये केस से कोर्ट को पता चल गया था इन्वेस्टिगेशन पेपर से कि कोई भी जगह पर रेप नहीं हुआ, बट अ फॉल्स एलिगेशन वाज गॉट अप आफ्टर अ लॉन्ग डिले बाय द मदर। सो उसके बाद व्हेन यू आर हैविंग दैट हाइप कि सोसाइटी आपको वैसे ही अप्रूव करती है दैट यू आर अ रेपिस्ट, बीइंग एन इनोसेंट गाय, हाउ डज ही ओवरकम फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स विच इज उसके साथ हो रहा है, दैट पीपल जज हिम, he's not been allowed to work or to job, right? So that can, वो उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ देती है। सो उसमें आगे हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग समथिंग? देखने जाए तो रिफॉर्म जो हुआ थियरी का, बीएनएस सब तो आ गया है क्रिमिनोलॉजी में, तो अक्यूज जो था उसके सामने का लॉ स्टिकर हो गया। अब साथ ही साथ कंप्लेनेंट को क्या क्या प्रूव करना वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो फॉल्स रेप केस में तो 100% कोर्ट्स और पुलिस देखेगी कि क्या क्या एविडेंस है, बट कोई भी अक्यूज जो है उसको उसका केस रखने का राइट दिया गया है। उसके सामने अगर फॉल्स केस हुआ है तो उसको उसका एक्सप्लेनेशन देने का चांस दिया है। और अगर कोई बंदा कोई रेप केस में कस्टडी में है और बहुत साल तक उसने वो केस में कस्टडी निकाली और आफ्टर दैट ही वॉज अक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस, निर्दोष जाहिर हो चुका है, तो उसके सामने वो सामने ऑपोजिट पार्टी के सामने क्लेम फाइल कर सकता है कोर्ट में कि मैं इतने साल जेल में रहा। ओके, वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने क्लेम फाइल कर सकता है कि यू हैव हैंग्ड मी इन अ केस विच वॉज फॉल्स एंड विच प्रोसिक्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम अगेंस्ट मी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो केस में वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कॉम्पनसेशन मांग सकता है। वैसा कोई केस था जिसमें आपने देखा था that was fully false, catfished by someone, and he went to jail, and after a year or 6 months after, they got a final decision where they found that the guy is totally innocent, जो था वो opposite end से था? यस, एक केस का एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, मेरे पास एक केस आया जिसमें बॉय वॉज एजेड अबाउट 21 ईयर्स, उसको उसकी कॉलेज की ही लड़की से लव अफेयर हो गया। दोनों का रिलेशनशिप 1 साल तक चला। उस दौरान वो लड़के ने कहीं से लोन पे लाके वो लड़की के डिमांड फुलफिल करने के लिए वो लड़की के अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे भेजे। बट जब ये कंप्लेन फाइल हुई, उसने लड़की ने कोई भी जगह पर डिस्क्लोज नहीं किया कि ये जो लड़का था मुझे एंजॉय कराने के लिए, मेरे डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, ही वॉज पेइंग मी सम मनीज, वो मुझे गिफ्ट लाता था, वो मुझे व्हीकल दिलाता। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो लड़का वो सेंट इन जेल। उसके बाद वी सबमिटेड कोर्ट द अकाउंट डिटेल दैट दिस वेर द अमाउंट्स which were transferred to the account of the girl. After that, that girl had purchased TV also. She has purchased her own Activa also. So ये जो केस था जिसमें clearly court came to know that it was a false case filed by the girl. okay, okay, This was the reason why the divorce cases in India are shoot up. okay. So वैसा कोई दूसरा एग्जाम्पल है that was also something ground breaking और जिसमें आपको लगा कि नहीं ये भी गलत ही है? एक केस मेरे पास ऐसा आया जो फैमिली लॉ से रिलेटेड था, जिसमें मेरे क्लाइंट ने मुझे कंसल्ट इसलिए किया क्योंकि उसने उसकी वाइफ के पर्स में प्रोटेक्शन देख लिया। तो उसको शॉकिंग लगा कि मेरे साथ अगर वो फिजिकल हो रही है, घर पे फिजिकल हो रही है, तो आई वॉज हैविंग माई प्रोटेक्शन इन माई कपबोर्ड, तो वो अपने पर्स में क्यों कैरी कर रही है? दैट वॉज अ वेरी शॉकिंग पॉइंट। उसके बाद ही हैड इन्वेस्टिगेटेड कि वो कहाँ जा रही है, किसको मिले। तो बाद में पता चला दैट गर्ल, दैट लेडी वॉज हैविंग अफेयर विथ हर ओन बॉस. She was having extramarital affair. She was having a boy, a child of 16 years. फिर भी वो लड़की का बार एक्स्ट्रा मैरिटल था और वो हस्बैंड को वो जो डम्प्स मिले, जो प्रोटेक्शन मिला, उसमें से मिला था। Okay. So, if we go with that things, the rate of divorce is also increasing in a, very bad manner कि अभी पूरा वेस्टर्न कल्चर इसमें इंटीग्रेट हो ही रहा है, if we go with the live-in relationship and many more things. So what are your views कि हम डिवोर्स रेट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इतना ऊपर जाने से? Nowadays, girl or the boys are having lack of patience. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अपने जो मॉम डैड हो गए, दादा दादी हो गए, वो दे वर वेरी फोकस कि भले ही छोटी एज में शादी हुई है तो हमको लाइफ टाइम तो यही बंदे के साथ रहना है, यही लेडी के साथ रहना है और हमारे बच्चे। बट अब के ज़माने में ऐसा हो गया कि आई एम अर्निंग, मुझे दूसरी मिल जाएगी या तो मुझे दूसरा मिल जाएगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तेरी मैं नहीं सुनूंगा। ये जो है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में उसी पॉइंट पर झगड़े ज़्यादा हो चुके हैं, लड़ाई बढ़ गई है। बट एक चीज़ जो है जो इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी चाहिए वो है मीडिएशन सेंटर्स। What? मीडिएशन सेंटर्स, जिससे हस्बैंड वाइफ जो है
वो कोर्ट में कदम रखे उससे पहले दोनों मिले। और ये जो प्रमोशन है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर यू आर हैविंग अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, यू आर मैरिड, तो आपको 100% कोर्ट के स्टेप चढ़ो। उससे पहले यू मस्ट विजिट द मीडिएशन सेंटर्स विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द मैट्रिमोनियल इश्यूज। ओके, सो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि दैट इज प्री लिटिगेशन। आप प्री लिटिगेशन में अगर जाओगे तो आपको मीडिएटर जो बैठे होंगे वो आपकी लाइफ साथ में कैसे गुजारनी उसकी ट्रेनिंग लेके बैठे होते। वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चे है, आपका पूरा परिवार है, तो आप ये मत कीजिए क्योंकि उसका असर आपका डायरेक्टली चाइल्ड पे पड़ता है। तो ये जो मीडिएशन सेंटर्स जो होते हैं उसमें प्री लिटिगेशन की एप्लीकेशन दोनों पार्टीज कर सकती है और जाकर दोनों बैठ के बात कर सकती है। तो ये आउट ऑफ कोर्ट जो होता है ये सेटलमेंट हो सकता है। ओके, तो वैसा कोई केस था जिसमें दे वर डैम श्योर कि मेरे को आई जस्ट वांट डिवोर्स, बट आफ्टर गोइंग इन दिस सेंटर द व्यूज ऑफ बोथ चेंज्ड और दे रिफ्लेक्टेड समथिंग एल्स और नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली? मीडिएशन का एक एग्जांपल दूं। हाँ। एक कपल था जिनका 16 इयर्स का मैरिज लाइफ था और उसमें से उनको एक बेबी बॉय का बॉर्न भी हुआ था। बट आफ्टर 16 इयर्स उन दोनों के बीच में ईगो इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो चुका। सो दैट केस वाज रिफर्ड बाय द कोर्ट टू द मीडिएशन सेंटर। उसके बाद एक सिटिंग में तो समाधान नहीं हो, बट 2 बार मिले, 3 बार मिले, बच्चे के साथ मिले, बच्चे के बिना मिले, बाहर मिले। उसके बाद जो गाइडेंस जो कोर्ट से मिला, उन्होंने दूसरे लिटिगेंट को देखा जो सालों से कोर्ट में धक्के खाकर थक चुके थे, तो उनको पता चला कि नहीं, ये हमारी लाइफ नहीं है, हम क्यों धक्के खाए, क्यों हमारे बच्चे की लाइफ बर्बाद करें। इस पॉइंट पर जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने पूरा लिटिगेशन सेटल कर दिया था। So what do you suggest, right? I hope someone is not watching our podcast जिसको फ्यूचर में डिवोर्स लेना हो, and I don't promote that. बट अगर कोई वैसा देख रहा हो, right, who is preparing for a divorce, so what do you suggest to them कि आप क्यों डिवोर्स मत लो? डिवोर्स इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो शादी का डिसीजन था वो आपका खुद का डिसीजन था। और एक चीज याद रखना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे हस्बैंड जो मिला है वो मिडिल क्लास का मिला है, मेरी फ्रेंड जो थी वो तो बहुत ही गरीब थी, वो तो करोड़पति में शादी हो गई। ये जो मेंटालिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग में से निकल जानी चाहिए, आइदर गर्ल और बॉय, वाइस वर्सा बोल रहा हूं मैं, कि बोथ शुड नो द पार्टनर दे हैव गॉट, दे शुड बी सेटिस्फाइड विद देम। उसको हर एक कंडीशन में उसको सपोर्ट करना है, भले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं, भले वो कमाता नहीं है, उसको हस्बैंड वाइफ को लाइफ टाइम तक सपोर्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसा कोई पॉइंट आया दैट यू नो व्हेन यू आर फाइटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ केस, राइट, एंड यू आर अ लॉयर टू द गाय, सो उसमें लॉयर और द क्लाइंट जो आपका है उसमें वेवलेंथ अगर मैच नहीं होती है, सो उसका आउटकम फिर डिफरेंशिएट हो जाता है या नहीं होता है? पहली बात तो फर्स्ट टाइम कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आपका नाम जान के आया होगा या तो आपके कोई रिलेटिव से कांटेक्ट लेके आया होगा। बट धीरे धीरे क्या होता है कि अगर क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि सर नहीं आप ये ऑर्डर हमारा करवाई है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जब क्लाइंट और लॉयर का जो माइंड सेट है, जो सबमिशन पॉइंट है वो डिफरेंशिएट जाएगा, तभी डिस्प्यूट हो गया। अदरवाइज अगर क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका लॉयर बेस्ट लॉयर है, ही इज वर्किंग वेरी गुड, ही इज गिविंग थरो हिज एफर्ट्स टू द केस, उस केस में डिस्प्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है दैट क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है दैट आप मेरे लिए यही करो एंड आई वांट कि मैं प्रूव हूँ दैट आई एम द राइट पर्सन, सो उसके ऊपर से वो लॉयर को उतना प्रेशर करते हैं दैट आपको ये करना ही पड़ेगा। सो वैसा कोई केस था आपकी लाइफ में जो आपने वैसा लड़ा एंड देन आफ्टर यू नो एग्जीक्यूटिंग दैट केस वो खत्म हो गया, देन यू फेल्ट कि नहीं हाश अभी आई एम हैविंग माई लाइफ ऑन अ गुड वे? एक मैंने नार्कोटिक्स ड्रग का केस लड़ा था, ओके, जिसमें मेरे क्लाइंट के फादर की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि सर आप 101% गारंटी तो मेरा बच्चा ट्रायल में निर्दोष छूटेगा। दैट वाज ही वाज अ ड्रगिस्ट। उसके सामने डायरेक्ट एविडेंस से उसने केस में ड्रग का यूज किया था, ही वाज फाउंड विद द पोजेशन ऑफ द ड्रग। बट मेरे सामने चैलेंजिंग पॉइंट क्या आ गया कि उसके क्लाइंट ने मुझसे गारंटी मांगी कि आप 101% छुड़ा सकोगे। आई टोल्ड नो, आई विल डू माई एफर्ट, एवरीथिंग इज लेफ्ट अपॉन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उसमें पूरी ट्रायल में मुझे इतना प्रेशर था, हर एक पॉइंट पे उनके क्वेरीज आती थी, हर एक पॉइंट में मुझे सजेशन आते थे, मुझे हर एक एक्सेप्ट करने पड़ते थे, राइट और रॉन्ग। फिर तो मुझ पे ही आएगा, मैं लॉयर हूँ, मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे क्या बोलना मुझे पता ही है। उस केस में हाश अच्छा हुआ कि अपॉन द एंड ऑफ द ट्रायल द अक्यूज्ड वाज एक्विटेड फ्रॉम द नार्कोटिक ड्रग चार्जेस। ओके, सो बीइंग अ लॉयर डोंट यू फील दैट समवन, आपको पता है दैट ये गलत है, राइट, द गाय इज ऑन अ रॉन्ग वे, वो गलत डायरेक्शन में ही जा रहा है एंड यू आर हिज डिफेंस लॉयर, सो डोंट यू फील कि अभी ये मेरे को केस लेना ही नहीं है? देखो, बीइंग अ डिफेंस लॉयर,
पहले दिन से एक चीज़ तो डिसाइडेड है कि मुझे पता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आने वाला है वो क्राइम करके ही आने वाला है। तो एथिकली मैं मेरे क्लाइंट के लिए बहुत ही ऑनेस्ट रहूंगा। मुझे कुछ भी करके एफर्ट्स करके मेरे एक्सपर्टाइज डाल के मेरी थिंकिंग डाल के उसको एक्विट करवाना है या तो उसको बेल करवाना है, वो फोकस मुझे मेरी साइड से बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर रखना ही पड़ेगा। ओके, सो हैव यू एवर विड्रॉड एनी केस जिसमें आप उसके डिफेंड लॉयर थे बट आपको लगा कि नहीं, अब तो इससे ज़्यादा आई एम गेटिंग द थिंग्स बियॉन्ड माई थ्रेशोल्ड, इसके ज़्यादा आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स, वैसा कोई केस था? एक केस में मुझे ऐसी ऑफर है कि सर आप अमाउंट बोलो और आप बेल करवा दो, कुछ भी करो। दैट मीन्स ही वांटेड टू ब्राइव एवरीवन। बोला नो, आई एम नॉट अ पर्सन कि जो इसमें टच करूंगा, मैं किसी के साथ ब्राइब की बात नहीं करूंगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दैट वाज द पॉइंट कि इस पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे ये केस को विड्रॉ कर देना चाहिए और आई गिव माई रिजाइन इन दैट केस। यू टोल्ड दैट वो ड्रग वाला केस था जिसमें आपको बोला था दैट आई विल पे यू हाउ मच अमाउंट, विच एवर अमाउंट यू वॉन्ट आई विल पे यू, बट यू हैव टू, आपको बेल करा देनी है। वैसा कोई केस था जिसमें जॉली एलएलबी मूवी का रिफ्रेमेशन आपके साथ हुआ था, दैट यू आर जेन्युइनली फाइटिंग फॉर समवन हु इज राइट और उसके सामने वाला लॉयर लड़ रहा है बट आपको करना है कि भाई मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे को इसको बचाना ही है, एंड समवन अटैक्ड यू और यू थॉट कि अभी 2-3 दिन तक मेरे को लग रहा है दैट समवन इज फॉलोइंग मी ऑन द बैक और ही इज इन दैट पोजिशन ऑफ किलिंग मी और अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है मेरे ऊपर, वैसा कोई केस आया था और हैव यू बीन इन दैट सिचुएशन? ऐसे 2 इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं। ओके, दो। पहले इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि मेरा खुद का एक क्लाइंट जो मर्डर का अक्यूज था, वो ड्यूरिंग द ट्रायल केस में भाग गया टेम्पररी बेल पे। उसके दूसरे जो भाई थे देवर इन जेल। तो ही वॉज कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि मेरे ब्रदर्स का केस तो खत्म कर दो, बट आई वॉज टेलिंग हिम कि हाउ इट इज पॉसिबल, तू तो एब्सकॉन्डिंग हो चुका है। ही गिव्ड मी थ्रेट कि अगर कल सुबह मेरे ब्रदर का केस खत्म नहीं हुआ तो आई विल किल यू इन द कोर्ट रूम। इन द कोर्ट रूम? यस, ही गिव्ड मी थ्रेट एंड आई वॉज ऑन द पॉइंट कि नहीं यार, क्या करूँ, बस मैंने सोचा नहीं, इसमें सरेंडर नहीं होना, आई शुड लीव दिस केस अर्जेंटली। और उसके बाद आई रेस्ट टू द पुलिस स्टेशन, आई फाइल्ड अ कंप्लेन ऑन दैट क्लाइंट ऑफ थ्रेट्स गिविंग टू मी। तो वो मेरा जो केस था उसको मेरे धमकी वजह से मुझे छोड़ देना पड़ा। ओके, तो ऐसा ओपन धमकी आ जाती है कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको मार दूंगा? यस, ये केस में मुझे ओपनली कॉल आया था अननोन नंबर से, जहां पर मेरा जो क्लाइंट था, खुद का एक क्लाइंट, वो भाग गया था और मुझे प्रेशर कर रहा था कि मैं तो भाग गया हूँ भाई, जेल में से भाग गया, बेल पे भाग गया, बट तुम मेरे भाई का केस खत्म करो। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट अगेंस्ट मी। ओके, सो एनीथिंग आगे कुछ उसमें Yes. फिर क्या हुआ? वो केस में अल्टीमेटली मैंने कोर्ट में रिजाइन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा कोई लॉयर एंगेज करके फिर केस खत्म किया था। बट दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उस केस में मुझे मेरे क्लाइंट उसके एक फ्रेंड के साथ मिलने आ रहा था। मेरा टाइम लिया कि सर मैं कितने बजे आ जाऊँ। मैंने बोला आप 6 o'clock मुझे मिलने आ जाओ। उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी जो ऑफिस थी कंसल्टिंग रूम, वो मेरे रेसिडेंस पे था, बंगलो के ऊपर था। वो लड़का मुझे मिलने के लिए ऊपर स्टेज चढ़ रहा था और मैंने एकदम सुना कि आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आई सॉ इन द गैलरी। फिर पता चला मुझे कि वो एक बंदा जो मुझे मिलने आ रहा था, वो मेरे स्टेयर्स पे उसके बैग के अंदर नाइफ घुसा हुआ है और साथ में वो लड़की चिल्ला रही है, एक बंदा सामने खड़ा है जिसके हाथ में ब्लड और सब कुछ है। आई रेस्ट डाउन। जैसे ही मैं नीचे गया बचाने के लिए, उससे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स पहुंच चुके। मैं पहुंचा तो उसके बाद दूसरा नाइफ था, उसने वो निकाल के मुझे ट्राई करा मारने के लिए। इसमें मुझे हाथ पे इंजरी आ गई थी। दैट वाज अ केस कि आई वाज शॉक कि कैसे लोग रेकी करके, फॉलो करके किसी के घर तक आके ऐसा हमला कर सकते हैं। और ये केस का बैकग्राउंड ऐसा था कि जो लड़का मुझे मिलने आने वाला था, उसका एक लेडी के साथ जो अफेयर था, शी वॉज मैरिड, हर हस्बैंड वॉज फॉलोइंग हर कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है। तो वो जो हस्बैंड था मेरे घर तक, मेरी ऑफिस तक फॉलो करते करते हमला करने के लिए आ चुका था। सो वो उसके हस्बैंड ने उसके द गर्ल हु इज हैविंग द अफेयर विद दैट गाय, उसके ऊपर स्टैप कर दिया उसको, नाइफ से स्टैप कर दिया। तो और उतना पीछे फॉलो कर रहा था दैट ही केम टू योर हाउस ओनली, डायरेक्टली टू यस, योर हाउस? वो सुबह से शाम तक वॉच करता था कि वो कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ जॉब करे। क्यों, दोनों सेपरेट रहते थे, हस्बैंड वाइफ। और मीन वाइल जो वाइफ था उसका अफेयर हो गया था और हस्बैंड वॉज फॉलोइंग हर कि कहाँ कहाँ जा रही है, किसको मिले। अल्टीमेटली दे वर कमिंग एट माई प्लेस फॉर अ डिवोर्स केस, जिसमें बॉयफ्रेंड वो लेडी को हेल्प कर रहा था, बट हस्बैंड को ये पता चल गया, तो वो मेरे वहां पर उसको खत्म करने के लिए आ गया था। उसने आपको भी स्टैप किया था? Yes, he tried to stab me, in which I got injury on my hand. And in that case, I called the police and complaint was filed against that husband.
Okay, so then you got any sort of protection from the government end? आपको No, police I had protection applied मिला था? for protection, and police protection was granted by the local authorities. Okay. Can you mention that case which shook your core? एक जो केस है जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, बहुत सालों के पहले मैंने वो केस खत्म किया, बट रिसेंटली उसका गिफ्ट मुझे मिला, क्योंकि अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी जो स्टैम्प कांड इंडिया में हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बोगस स्टैंपिंग का ये कांड था जिसमें सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें तेलगी को अरेस्ट किया था। उसके गुजरात में भी केसेस थे। पूरे इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ केसेस तेलगी पे और स्टैम्प वेंडर्स पे फाइल हुए थे कि आपने पूरे इंडिया में बोगस स्टैम्प सर्कुलेट किया है। और अल्टीमेटली वो केस में आई वॉज अटेंडिंग द केस विद माई सीनियर, और हम दोनों वो केस को साथ में देख रहे थे। दैट वॉज अ केस इन अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट, जहां पर वो अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी जो था उसको फुल प्रोटेक्शन में लाया जाता था, और कोर्ट में उसको लाकर जब रखते थे तब फुल ऑन मीडिया, फुल ऑन पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता था, क्योंकि ही वॉज अ टारगेटेड पर्सन जिसको भी लाइफ थ्रेट था। तो डेट वॉज अ वेरी रिमार्केबल केस, जिसमें वो जो अक्यूज था ऑलरेडी 7 साल से जेल में था। अल्टीमेटली इट वॉज अ फ्रॉड केस, जिन्होंने फ्रॉड करके स्टैम्प कौभांड किया था। वो केस में हमने उसको डिफेंड किया था, और हमारी ड्यूटी बीइंग अ लॉयर ऐसी थी कि वो 7 साल से जेल में, दूसरी जो कोर्ट्स ऑफ इंडिया है उन्होंने उसका गिल्टी, जो प्लीड गिल्टी मानकर उसको पनिशमेंट अंडरगॉन दे दिया है। तो वो केस में वी ड्राफ्टेड द पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ तेलगी, और दैट ड्राफ्टेड वो पिटीशन वाज गिवन इन द कोर्ट, एंड कोर्ट हैड एक्सेप्टेड दैट। और उसका जो पनिशमेंट था वो ऑलरेडी 7 ईयर से जेल में थे, वो मानकर उसको अंडरगॉन किया था। अंडरगॉन यानी ऐसा होता है कि अगर कोई भी अक्यूज जो साल से जेल में रहा हुआ है उतने साल की पनिशमेंट, जो मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी या तो बीएनएस में है, वो पनिशमेंट उसे अंडरगॉन कर लिए, पास कर लिए, तो उसको ज्यादा टाइम जेल में रहने की जरूरत नहीं है, तो उसको अंडरगॉन बोलते हैं। वो केस में अल्टीमेटली अब उसका रिवॉर्ड ऐसा मिल रहा है कि जस्ट रिसेंटली अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी पे एक सीरीज बनी हुई है, उसके एंड में मेरा और मेरे जो सीनियर्स का उनका पिक उन्होंने रखा गया है। So that's great कि वो एक अभी वो स्कैम 1992 था जो they have reflected something on the Bollywood thing, तो वैसा भी उसमें recreate यस किया यस गया यस, था। वही तरीके का। So listening to all that cases that shook my heart to the core. So on to next, I know that you are being a mentor to many students who are pursuing law or who wants to become the next Nitin Gandhi, right? जिनको crime में जाना है और who want to pursue their life in the law. So what are your suggestions for the students who are watching us or the upcoming lawyers जिनको बनना है? So how do you advise them to start their career in the law? कभी भी लॉ स्टार्ट करें ना तो सोचने का नहीं कि आपकी प्रैक्टिस चलेगी या नहीं चलेगी। यू शुड ज्वाइन अ कॉलेज और योर प्रोफेशन टेकिंग योर टाइम फॉर 5 years। जैसे कि अभी लॉ में भी अमेंडमेंट्स आए। अब क्या हो गया है, पहले 12th के बाद 5 years वाला कोर्स नहीं था, तो क्या होता था, कंपलसरी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करने के बाद ही LLB 3 years कर सकते थे। बट अब के टाइम पे 12th के बाद 5 years लॉ कॉलेज आ गए, इंटीग्रेटेड लॉ स्टार्ट हो चुका है। अब BA करो BBA करो साथ में हो जाता है। उस पॉइंट पर अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद आ चुके हैं, और लॉयर्स बनने के लिए आपको बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है। और खासकर फर्स्ट जन लॉयर्स के लिए ये एक एडवाइस रहेगी कि आप पहले दिन अगर कोर्ट में आ रहे हो, आपका एक ही मोटिव रहना चाहिए, सिर्फ सीखो और पढ़ो। यू शुड रीड बुक्स, यू शुड रीड द बुक्स विच योर सीनियर्स इज स्टडिंग। क्यों? आपके सीनियर्स अगर बिजी लॉयर होंगे तो वो आपको बैठ के नहीं सिखा पाएंगे। आपको क्या करना है, उनको वॉच करना है, फॉलो करना है कि सीनियर क्या कर रहा है, कौन सी फाइल कर रहा है, कौन सी फाइल निकाल रहे और कैसी नोट्स बना रहे, उसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको क्वेरी लग रही है तो आपको बैठकर सीनियर के साथ हर एक पॉइंट डिस्कस करना है। और पहली बात कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको कभी भी आपकी कॉलेज से परमिशन अगर मिल रही है इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए, वो मिस नहीं करनी चाहिए। या तो समर की होगी या तो विंटर की होगी, या तो टाइम मिला आपको 101% कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करनी है। और जाके सीनियर की कोर्ट और ऑफिस अटेंड करने के साथ साथ आपको सीनियर के साथ ज्वाइन होकर, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आउट स्टेट कोई केस में, आपको परमिशन लेके जाना चाहिए। क्यों? आपके लोकल स्टेट के अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस में आ रहे हो तो आपको बाहर के भी केसेस मिलेंगे।
उस केस में अगर आपने ट्रैवलिंग साथ में किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मुंबई के कोर्ट्स में क्या चल रहा है, एमपी के कोर्ट्स में क्या है और गुजरात के कोर्ट्स में क्या है। तो आपको वेराइटी ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग पता चलेगा। ओके, सो ये तो है, बट समटाइम्स वैसा कोई कंपल्शन आता है दैट इंटर्न्स आर नॉट अलाउड इन अ कोर्ट वेयर वी आर टेलिंग समथिंग, और जहाँ पे एकदम प्रोफेशनल वे में सब कुछ हो रहा है। सो वैसा कुछ है या नहीं है? नॉर्मली जो रेप केसेस होते हैं, पॉक्सो केसेस होते हैं, वो इन कैमरा कोर्ट्स होती है। उसमें कोर्ट्स इंटर्न्स को, जूनियर लॉयर्स को अटेंड करना नहीं थे। उसमें जो लॉयर डिफेंड कर रहा है प्रोसिक्यूशन में, उनको ही कोर्ट में बैठना आवश्यक होता है और वो कोर्ट अलाउ करती है। तो जब भी इन कैमरा कोर्ट चलती है, उस केस में इंटर्न्स को कोर्ट नॉर्मली अलाउ नहीं करती है। ओके, इन कैमरा और उसमें मेरे को डिफरेंस नहीं पता चला। So इन what's that? कैमरा और ओपन कोर्ट में ऐसा हाँ. है कि जब भी कोई सेंसिटिव केस है, जब भी कोई रेप केस है जिसमें विक्टिम लेडी है, या तो कोई टारगेटेड केस है जिसको स्पेसिफिकली ऑर्डर किया गया है इन कैमरा चलाने का, वो केस में केस के पार्टीज के अलावा कोई भी इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं होगा। और ओपन कोर्ट केस है, जो आप जानते हो कि कोर्ट इज एन ओपन प्लेस। कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट पे जाकर कोई भी केस जो चल रहा है उसको अटेंड कर सकता है, उसको ओपन कोर्ट बोलते हैं। Okay. So, being an mentor to this many students, what are some of the books which you advise for the upcoming lawyers who are studying? So, वैसी कौन सी बुक है जिससे वो उनका लॉ ज़्यादा अच्छी वे में प्रिपेयर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं? Practicing at the criminal side, I will suggest the students that you must purchase S.P. Tyagi's Criminal Trial. This was the book which I purchased in the year of 2006 when I was junior. When I read the book ना, उसमें हर एक सेक्शन वाइज कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, हर एक चीज बताया गया है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रोसीजर कोड की बात कर रहे हो अभी के टाइम पे, आपको BNS पे अगर रतन लाल धीरज लाल की जो बुक्स मिल जाए तो आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज आप BNS फ्रेश लॉ है तो आपको काफी सारे प्रोविजन पुराने जो एक्ट था उसमें से मिलेगा। तो आपको रतन लाल धीरज लाल का जो क्रिमिनल पूरा मेजर एक्ट था, पूरा कॉमेंट्री के साथ वो लेकर वो परचेस करना चाहिए। जैसे डॉक्टर में होता है दैट आपको MBBS तो करना ही है, उसके बाद यू आर गेटिंग वेरियस डोमेन्स और वेरियस स्ट्रीम्स इन विच यू वांट टू डू योर मास्टर्स। सो लॉ में कैसा होता है? क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करनी है, आपको सिविल साइड प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं डिपेंड करता है कि आप किस में LLM कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो। बट आपकी प्रैक्टिस जो होती है ना, वो डिपेंड करती है आपने चूज की फील्ड पर। LLB करने के बाद आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे आपको LLM ज्वाइन करने के, जिसमें क्रिमिनोलॉजी, IPR, बिजनेस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ये चार फील्ड में आप जाकर मास्टर्स कर सकते हो। और मास्टर्स होने के बाद आप फिर उसमें आगे डॉक्टरेट, PhD डिग्री परस्यू कर सकते हो। So what do you think? Which is the best line which you suggest to the upcoming lawyers? मैं बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, अभी के टाइम पर जूनियर ऐसा सोचते हैं कि कौन सी लाइन पकड़े हम, कौन से लॉस में जाए। पर मेरा एक ही चीज़ का कहना है, अगर आप कोर्ट प्रैक्टिस में आ रहे हो, आकर जबरदस्ती कोई लाइन मत लो। या तो आपका कोई फ्रेंड जो लाइन बोल रहा है वो लाइन मत लो, बट आपकी इंटरेस्ट की कौन सी लाइन है, क्रिमिनल साइड है, IPR साइड है, या तो बिजनेस लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, वो आप खुद डिसाइड करो ना। और हो सके तो आपको थरो पहले तो इंटर्नशिप करनी चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सी लाइन में जाना। वैसी कोई बायोग्राफीज है विच यू सजेस्ट टू देम कि वो आप एक बार पढ़ो? बिकॉज इन लॉ आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इफ़ यू आर डूइंग और इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एनीथिंग, आपको रीडिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेमोराइज दिस मेनी एक्ट्स एंड law things. So what are some biographies which you read or which you are advising the upcoming lawyers that वो भी वो लोग पढ़े जिससे they can get a better future? मैंने आपको बोला कि SP त्यागी जो है, हाँ, आई फील दैट ही इज ए बेस्ट ऑथर, okay. जिन्होंने क्रिमिनल ट्रायल को बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने हर एक एक्सपेक्ट, डिफेंस साइड की और प्रोसिक्यूशन की, सारी उसमें लिखी गई है। और कैसे एक लॉयर को फंडामेंटल जो क्रिमिनल ट्रायल के वो पहले दिन से ही कैसे आगे बढ़ना, कैसे बेल्स होती है, कैसे केस की प्रोसीडिंग होती है, हर एक चीज उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और SP त्यागी सर की जो बुक्स है, वो बुक्स में एक चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने जो भी बायोग्राफी लिखी है, जो भी प्रोविजंस जो पैरा लिखे, वो सारे विद सेक्शंस और विद फैक्ट्स ऑफ लॉ हर एक चीज दिया गया है। Okay. And उसमें वैसा है that mentorship is must needed for every law student
और कभी वैसा भी होता है दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ द मेंटर यू आर प्रैक्टिसिंग विथ, कि आपको लगता है दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न मेनी थिंग्स. सो वैसे सिनारियो में व्हाट यू एडवाइस टू द जूनियर लॉयर्स? मेंटर्स, जिसको सिंपल हिंदी लैंग्वेज बोलूँगा, गुरु बिना नहीं कोई ज्ञान. आपको गुरु जो मिलेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट करोगे. आपको ऐसा होगा ना कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, पहले आप उसको अप्रोच करोगे. समझो, अगर कोई भी जूनियर है, उसको कोई भी एक लॉयर की प्रैक्टिस या तो कोई भी एक लॉयर की स्टाइल प्रैक्टिस अच्छी लग गई, तो वो उनको अप्रोच करेगा कि मुझे उनको मिलना है, उनको इंटर्नशिप करनी है. बट आपको थोड़े टाइम बाद खुद ही पता चल जाएगा कि उनकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, आप उनसे क्या सीख रहे हो और आपका फ्यूचर वहाँ पे क्या बनने वाला है. बट उसके लिए क्या है, एक इंटर्न में धीरज होनी चाहिए और लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो एक्सेप्ट करने की स्टाइल होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आपके पास कोई लर्निंग प्रोसेस का एक्सेप्ट करने की स्टाइल नहीं है, तो आप कोई भी सीनियर्स के वहाँ जाओ, मेंटर के वहाँ जाओ, आप नहीं टिक पाओगे. ओके, सो एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस तो सब में चाहिए, आइदर यू आर इन लॉ और एनी अदर फील्ड. तो दैट्स ग्रेट इनसाइट्स फॉर द अपकमिंग लॉयर्स हु आर वाचिंग अस. सो उसके बाद आर देयर एनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और कमांड्स विच आर बीन एडेड जो हमको नहीं पता है और जो रिसेंटली ही अपडेट हुआ है? यस, 1 जुलाई 2024 से BNS जो है, भारतीय न्याय संहिता, वो तीनों एक्ट पब्लिश हो चुके हैं. उसमें काफ़ी सारे जो पुराने सेक्शंस है इंडियन पिनल कोड के, CRPC के, एविडेंस के, उनको स्ट्रक डाउन किए. काफ़ी सारे एडिशनल सेक्शंस भी आ गए जिसमें अक्यूज के साइड की स्ट्रिक्टनेस, प्रोसिक्यूशन के साइड की, डिफेंड के साइड की जो हार्डशिप जो पहले पब्लिक में हो रही थी, उसको हल किया गया है. और साथ में उसमें पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2024 से BNS जो लॉस है उनको अप्लाई कर दिया गया है. दैट्स ग्रेट कि हमको भी पता चला कि ये सब लॉ ऐड हुए. तो ऑन टू दैट वी कैन हैव अ फन एंगेज्ड रैपिड फायर राउंड, क्योंकि हमने बहुत अभी डीप माइंडेड टॉक्स कर ली, ये सब इंसिडेंट्स कर लिए. सो वी ऑल्सो नीड टू हैव सम फ्रेश टॉक जिससे हमको और हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स को भी पता चले दैट हाउ इज नितिन गांधी इन पर्सन, आई मीन पर्सनल लाइफ में वो क्या चाहते. सो वी कैन गो विद द रैपिड फायर. इफ यू कुड मेक अ लॉ जो अभी नहीं है, तो व्हाट वुड दैट लॉ बी? रोज सुबह 6 बजे उठ जाना. What's the funniest and the weirdest argument which you've ever received in the court? एक बार ऐसा हुआ ना कि लॉयर बोल रहा है कि सर मेरे क्लाइंट ने सिर्फ छुरी मारी है सर और कुछ किया ही नहीं है. तो दैट वाज वेरी फनीएस्ट कि मारा तो है ना. And if lawyers had a secret superpower, so what would that superpower be? And वो superpower कौन से सुपर हीरो को replicate कर रही है? सुपर पावर तो हमारा तो यही होता है कि अगर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा सुपर पावर दे दो हम जो आर्ग्यू कर रहे हैं जज मान ले और ऑर्डर कर ले. और वैसा कोई सुपर हीरो है जो आप replicate करते हो all the lawyer community? यस, राम जेठमलानी Okay. इज द स्टार ऑफ द लॉयर्स. एक इंसिडेंट बताऊंगा उनका कि एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो ही वॉज कमिंग टू द कोर्ट फॉर प्रैक्टिसिंग. और जब लिफ्ट बंद थी ना, तो बंदा 4 माल तक चढ़ के गया था केस लड़ने के लिए. दैट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटिंग. If you weren't a lawyer, what was the complete opposite profession you would choose? पॉलिटिशियन. Politician. Why? मुझे लीडरशिप बहुत पसंद है, Okay. क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी एक बंदा होता है जिसके पास कन्विंसिंग पावर है ना, तो उसके बाद बहुत लोग होंगे साथ में जो साथ में लेके चलेगा. और वो एक क्वालिटी मैं सोचता हूँ शायद मेरे में थोड़ी सी है. If you had to defend in a Bollywood film, what the film would be and which actor would you defend? कांचा चीना, अग्निपथ. Okay, why? संजय दत्त जो का कैरेक्टर है वो एक ड्रगिस्ट का है, वो एक बड़े क्रिमिनल का है. तो बीइंग ए डिफेंस लॉयर मुझे ऐसा है कि जो क्रिमिनल ने क्राइम किया है, अगर मैं उसको डिफेंड करूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मेरा सोचने का पावर बढ़ेगा. मुझे लूप होल्स ढूंढने होंगे सामने वाले के केस में से उसको एक्विट करवाने के लिए. Okay, and last and final rapid fire questions. Which is your favorite food dish? फूड डिश रसमलाई. Okay, so on to that, thank you so much for coming on our show. It's been great कि हमको ये सब insights पता चली और वैसे केस पता चले जो हमको नहीं पता थे. And how did you find the Beyond the Noise platform? और जो अभी हम कर रहे हैं, what are your views on that? ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है ना, सही में ये अगर लार्ज लेवल पर अगर जाता है ना, तो लोगों को पता चलेगा कि जैसे आज ये हुआ जो पॉडकास्ट, उसमें कैसे कैसे लॉस है, हिट एंड रन केसेस क्या है, मर्डर केसेस क्या है, रेप केसेस क्या है. उसमें पब्लिक को जागरूकता मिलेगी कि आगे जाकर कभी कोई केस होता है तो उनको कैसे अप्रोच करना,
कैसे लॉयर को मिलना और कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें कहाँ कहाँ जाके पुलिस को मदद करनी, तो ये पब्लिक एट लार्ज जो है वो आपका ये चैनल सपोर्ट कर रहा है। Thank you so much for coming on our show. And our main motto वही है that we want each and every individual who is watching us कि वो लोग जब हमको देख रहे हैं तो इसमें से कुछ इंसाइट्स वो उनकी पर्सनल लाइफ में अगर इंटीग्रेट करते या एनग्रेव करते तो उनकी लाइफ अच्छे स्टैंजेंट वे में जाए। एंड वी वांट कि ये सब इंसाइट्स जो उनको नहीं पता इन कॉमनली, जो मेरे को भी अभी नहीं पता थी, विच वी टॉक करंटली, that what does the hit and run case have, then murder case कैसे प्लान आउट होते हैं, कभी हमारे ऊपर भी वैसा कोई एलिगेशन है तो हाउ टू फाइट इट. So that were some great things which we talked. So thank you so much, Thank you so Nitin much. sir, for coming on our show. Thanks a lot, thanks a lot. Yeah. For motivating us, मेरी एक कोई request है that take a pen and paper out, write some points which are being discussed on this show, on this podcast. क्योंकि वो सारे points अगर आप आपके लाइफ में implement करोगे तो changes आपको ज़रूर दिखेंगे. And secondly, please subscribe us on YouTube and follow us on Instagram, क्योंकि यही हमको motivate करता है to create some extraordinary podcast, और हम ऐसे ही अच्छे गेस्ट को बुलाते रहेंगे जिससे ये पॉडकास्ट और आने वाले सभी पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आप ये पॉडकास्ट देखो, राइट सम पॉइंट्स, लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड स्टे अपडेटेड इन योर लाइफ. थैंक यू.